क्लास खत्म हो गई आप लोगों की? यस मैम। ओके, ये कोर्स समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, आ रहा है समझ। मुश्किल है या मैं तेज पढ़ाती हूँ? दोनों मैम। ओके, चलिए अब मैं स्लो पढ़ाऊंगी, ठीक है? जब मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे बता देना। कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया था सबने? किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। मैम जी, मैम वो जो हमारे पास करंट का ग्राफ था वो प्लीज एक दफा समझा दें, आईपी वाला जो था। IR वाला, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मुझे एक पिछला लेक्चर खोलना पड़ेगा, वो मैं खोलती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम पेपर्स अभी तक चेक नहीं हुए, टर्न इन करवाए थे मैम, कब तक हो जाएंगे चेक? कल मैंने कुछ चेक किए हैं, कुछ रह गए हैं, तो अभी मुझे टाइम चाहिए होगा कुछ, क्योंकि लास्ट पेपर मेरा ही हुआ था ना। ठीक है, मैम पहले टर्न इन वाले चेक कर रही हैं जिन्होंने आपको पीडीएफ टर्न इन करवाया? जी। चले। एग्जाम्पल 6.3 कर ली थी सबने? है 50। नजर आ रही है आपको ये स्लाइड्स? यस मैम। ओके, बुक को शेयर करने के ऑप्शन, आई डोंट नो कहाँ गए।
कल जो हमने इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें एक ग्राफ था, नजर आ रहा है सबको? ये लिखा हुआ रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। यस मैम। मैम जी मैम ये स्लाइड्स का कंट्रोल आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है? कंट्रोल? यस मैम। ये क्या है? मतलब स्लाइड्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा है। हाँ, मेरे पास भी आ रहा है। वो सबके पास ही आएगा, मैम ने जैसे सेटिंग नहीं की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। अच्छा चलें उसको छोड़ दें। ये सबको नजर आ रहा है ना रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें इक्वेशन लिखी हुई आई आर वाली आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक यस है, मैम आ रहा है। तो इसमें आप लोगों ने पूछा है कि आई आर का सर्किट वो किस तरह से आया था ग्राफ, ठीक है? तो ये जो मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट था, ठीक है, दिस ये ठीक है, ये रोटर का सर्किट था। इस सर्किट को हमने सिंपलीफाई किया था, इन सारी टर्म्स को स्लिप से डिवाइड किया था, तो ये ई आर नॉट बन जाता है, ये जे एक्स आर नॉट, और ये आर आर ओवर एस। तो इस सर्किट को यूज करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली थी, ठीक है? फिर हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि जब स्लिप, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने वो आई आर और रोटर की जो है स्पीड, ठीक है, उसका ग्राफ बनाया था। तो आप इस वाली इक्वेशन को जहन में रखें और फिर मैं आपको अभी वो ग्राफ दिखाती हूँ। आज मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ और ये बस इस तरह से मसले कर रहे। तो वो वाली इक्वेशन में आपको पता है कि एक स्लिप का फैक्टर था डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था कि ये लो स्लिप रीजन होता है। लो स्लिप रीजन में उसका क्या बिहेवियर होता है कि जो R2 ओवर S वाली टर्म होती है वो डोमिनेट करती है, ठीक है, XR वाली टर्म को, जिसकी वजह से सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, एज अ प्योरली सर्किट रेजिस्टिव की तरह वो रोटर का सर्किट बिहेव करता है, ठीक है? तो उस वजह से ये जो है वो लीनियर यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है, स्पीड और आई आर का। फिर जब स्लिप हाई हो जाती है, जो S इज इक्वल टू 1 होती है यहाँ पे, तो उसमें सर्किट जो है वो एज अ इंडक्टिव बिहेवियर होता है सर्किट का।
और वो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव कर लेता है आई आर। तो ये उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए और स्लिप को वेरी करते हुए, स्लिप क्यों वेरी हो रही है, क्योंकि स्पीड वेरी हो रही है, रोटर की स्पीड 0 है और यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, तो वो वेरी हो रही होती है, ठीक है, जिसके और फिर आपके पास ये इस तरह से ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि इंड्यूस टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है 3 ग्राफ्स का, बी आर का, जो कि आई आर और बी आर एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि आई आर के परपेंडिकुलर ही बी आर आती है। और बी नेट हमने देखा था कांस्टेंट होती है इन दो ग्राफ्स। और थर्ड ग्राफ जो होता है वो हमारा साइन डेल्टा, जो कि हमने देखा था कि डेल्टा थीटा आर प्लस 90 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो हम साइन डेल्टा को कॉस थीटा आर लिख सकते हैं। तो इन तीनों ग्राफ्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इंड्यूस टॉर्क का ग्राफ आ जाता है, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, मैम आज जी जी पूछें। मैम आपका माउस कर्सर नजर नहीं आ रहा। ओके, जो ठहर जाएं। स्टेटस होती है उसके लिए इधर इन्वर्सली उधर भी जाती है, पता नहीं चल रिलेशन रहा। में नहीं आते हैं। 1 मिनट में इस मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैम ये ओके मीटिंग एंड कर दें और न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लें मैम, इसकी सेटिंग में कुछ मसला है शायद। जी, क्या कह रहा था कोई मीटिंग का? आई होप अब मसला नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं। अब नजर आ रहा है सबको लेक्चर नंबर 21? यस मैम। लेकिन आई थिंक इसमें मैं लिख नहीं सकती, इसको मैं देख लेती हूँ। मशीनरी, मैम जिस तरह आप पहले ओपन करती थी आप उसी तरह ओपन कर लें। वैसे ही मैं ओपन कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या मसला हो रहा है। एक और दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ। अब नजर आ रहा है सबको? मैम वही स्लाइड है जो खुली थी करके वही बताइए। आ रही है, ओके। मैम आप पावर पॉइंट में खोल लें, वहाँ पे आप पेन यूज कर सकते हैं। ओके, आई डोंट नो उसमें क्यों नहीं खुल रहा, ठीक है। तो अभी इसी तरह से कर लेते हैं। ये हमें पता है कि इंडक्शन मोटर की पावर फ्लो डायग्राम इस तरह की होती है। फिर हमने कल इसके रिलेशनशिप्स भी देखे थे, एयर गैप पावर के और पी कन्वर्टेड के और पी आउट के। आज हम क्या करेंगे, हम इंडक्शन मोटर के इंड्यूस टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे और मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
आपको पता है कि ये जो इंडक्शन मोटर का सर्किट होता है, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया था उसकी मैग्नेटाइज। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। 24 प्लीज म्यूट योर माइक। हमें पता है कि जो BH कर्व होता है ट्रांसफार्मर का वो ये, और इंडक्शन मोटर का ये वाला होता है। क्योंकि एयर गैप प्रेजेंट होता है इंडक्शन मोटर में, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट चाहिए होता है टू अचीव अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स एज कंपेयर टू अ ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस की वैल्यू स्मॉलर होती है इंडक्शन मोटर में एज कंपेयर टू अ ट्रांसफार्मर। तो क्योंकि XM की वैल्यू RC से स्मॉलर होती है, तो XM को आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो डोमिनेट करती है, तो इस वजह से RC रिमूव हो गया और सिर्फ XM रह गया। अब हमारे पास ये वाला सर्किट है और हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम इंड्यूस टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इस सर्किट को यूज करते हुए हम ये 24 को प्लीज कोई कहें कि माइक म्यूट कर दें। आई डोंट नो वो सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात। मैम आप खुद कर देना म्यूट, म्यूट ऑल कर दें। ओके ठीक है। तो अब जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आया है जिसमें RC रिमूव हो गया, अब इस सर्किट का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है LCA में आपने पढ़ा था कि किसी भी सर्किट का थेवेनिन सर्किट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, कि उसमें जो भी वोल्टेज सोर्सेज होती हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास R थेवेनिन आ जाता है। और V थेवेनिन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम लोड को रिमूव कर देते हैं और उन दो टर्मिनल्स के क्रॉस हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो फिर इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें एक V थेवेनिन होती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होती है आपकी, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है उसका रेजिस्टिव और इमेजिनरी पार्ट, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, और एक लोड रेजिस्टेंस होती है। तो आपको पता है कि इंड्यूस टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, P कन्वर्टेड ओवर ओमेगा m या P एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस। ठीक है, तो हमें इंड्यूस टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें P एयर गैप चाहिए होगी, ठीक है, और P एयर गैप I2 चाहिए होगी, I2 की वैल्यू। तो हम इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फिर हम P एयर गैप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब हम P एयर गैप फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास टॉर्क इंड्यूस्ड की इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोड को रिमूव कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास रोटर का सर्किट है ये हमारे पास लोड है, ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, V5 है, इधर JX1 है, R1 है और JXM है। अब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने V थेवेनिन फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं और V थेवेनिन फाइंड आउट कर लें। और V थेवेनिन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर अंडर द रूट। ठीक है, अब हमने V थेवेनिन फाइंड आउट कर लिया, अब हम R थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं। R थेवेनिन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है V5 हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो V थेवेनिन का जब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया तो हमने इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लगाई। जब हमने ट्रांसफार्मर का वैल्यूज़ निकाली थी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से,
तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो एक्स एम की वैल्यू होती है इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू R1। तो हम इसमें भी वो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, V5XM ओवर R1 स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं और फिर पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x1 प्लस XM होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी थेवेनिन हमारे पास V5XM ओवर x1 प्लस XM आ जाएगा। समझ आ रही है यहाँ तक सबको कि वी थेवेनिन किस तरह से आया है? यस मैम। ओके, अब हम आर थेवेनिन फाइंड आउट करेंगे। आर थेवेनिन के लिए जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स थी हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। अब ये दो आपस में सीरीज हैं और ये पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है, इसका सम और ये वाली ब्रांच। तो उसके लिए हमने जेड थेवेनिन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। ये इसकी डेरिवेशन नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है। तो अभी आपने बस ये देखना है कि जो जेड थेवेनिन होगा उसका एक रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। अब ये वाली एक्सप्रेशन आए कहाँ से, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि आपके पास वी थेवेनिन भी आ गया, आर थेवेनिन भी आ गया, तो आपके पास सर्किट ये बन गया है, वी थेवेनिन, आर थेवेनिन और जो आपके पास लोड रेजिस्टेंसेस थी और रिएक्टेंस थी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ गई। अब ये वाले जो सर्किट है इसमें आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं I2 और उस करंट से एयर गैप पावर आ जाएगी और वो एयर गैप आप फाइंड आउट जब कर लेंगे तो आप टॉर्क इंड्यूस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये एक्सप्रेशंस आए कहाँ से। उससे पहले ये देख लें कि इस सर्किट में I2 किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, वी थेवेनिन ओवर आर थेवेनिन प्लस जे एक्स थेवेनिन प्लस जे एक्स टू प्लस R2 ओवर एस, और इसका मैग्नीट्यूड जब लें तो वो क्या होगा, वी थेवेनिन, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ से जब I2 आ गया तो यहाँ पे आपने I2 की वैल्यू पुट की तो 3I2 स्क्वायर R2 ओवर एस से आपके पास P एयर गैप आ गई, ओमेगा सिंक्रोनस आपको पता है क्या है, तो आपके पास टॉर्क इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब हम टॉर्क इंड्यूस्ड के एक्सप्रेशन देखते हैं, 3I2 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, वी थेवेनिन स्क्वायर R2 ओवर एस, और I2 का बाकी पार्ट क्या है I2 स्क्वायर का, दैट इज R थेवेनिन प्लस R2 ओवर एस होल स्क्वायर प्लस X थेवेनिन प्लस X2 होल स्क्वायर, और नीचे ओमेगा सिंक्रोनस आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इसकी कहाँ से आई है ये वाले एक्सप्रेशन। वो वाली स्लाइड
यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर कर दूंगी इस लेक्चर के बाद, ठीक है। उसमें ये सारी डेरिवेशन है कि ये वाला एक्सप्रेशन किस तरह से आए आपके पास, आर थेवेनिन और x1। ये इस लेक्चर के बाद मैं अभी दिखा देती हूँ, अभी लेक्चर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। अब टॉर्क इंड्यूस के एक्सप्रेशन आ गए हैं, अब हम मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि टॉर्क इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन क्या है, पी एयर गैप ओवर ओमेगा सिंक्रोनस, ठीक है। तो टॉर्क इंड्यूस्ड की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास पी एयर गैप मैक्सिमम होगी। और पी एयर गैप कौन सी पावर होती है, जो इस रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टर R2/S मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा तो पी एयर गैप हमारे पास मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो फिर जब हमने मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस केस में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम टॉर्क इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और टॉर्क इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू तभी हमारे पास आएगी जब हमारे पास जो पी एयर गैप है वो मैक्सिमम होगी। और पी एयर गैप मैक्सिमम तभी होगी हमारे पास जब क्या होगा, जब इस रेजिस्टेंस में जो एयर गैप पावर कंज्यूम हो रही है वो यहाँ इस रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो रही है, जो पी एयर गैप है वो मैक्सिमम हो। उसके लिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जब सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो लोड की रेजिस्टेंस के इक्वल हो तो तब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमने लोड कंसिडर कर ली है और ये जो बाकी हमारे पास इम्पिडेंस रह जाती है दैट इज आवर सोर्स। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में क्या है कि जी सोर्स जी लोड की इक्वल है। जी सोर्स मैंने अभी आपको बताया क्या है, आर थेवेनिन प्लस जे एक्स थेवेनिन प्लस जे एक्स टू। और जो हमारा लोड है वो क्या है, R2/S। तो इसको जब आप रीअरेंज करें तो आपके पास ये वाली, इसको हम कह देते हैं एक्स एस मैक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, R2/R थेवेनिन स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। एस मैक्स का क्या मतलब है, एस मैक्स का मतलब है कि स्लिप की वो वैल्यू जिस पे हमारे पास जो एयर गैप पावर है वो मैक्सिमम हो रही है। और क्योंकि एयर गैप पावर मैक्सिमम हो रही है तो उस पॉइंट पे जो इंड्यूस टॉर्क आ रहा है उसकी भी हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो इस एस मैक्स को यूज करेंगे हम इस टॉर्क इंड्यूस की इक्वेशन में, तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी 3v थेवेनिन स्क्वायर R2/S मैक्स। तो जब ये हम या इक्वेशन मैम उस इक्वेशन में पुट करते हैं जी, मैम ये हम जो टॉर्क मैक्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसकी रीज़न बताएंगे प्लीज। जी मैक्सिमम टॉर्क हम इसलिए बस फाइंड कर रहे हैं क्योंकि फिर आगे हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में के लिए, ठीक है। जिसमें वो हमारे से पूछ रहा होगा कि आप बताएं कि इंडक्शन मोटर का फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ R2 या फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या है। सिमिलरली वो कोई हमें दे रहा होगा V, कोई भी सोर्स वोल्टेज दे रहा होगा, ठीक है। उससे आपने वी थेवेनिन फाइंड आउट करना होगा और मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। मतलब वो ये इंडक्शन बेसिकली हम ये इक्वेशंस इसीलिए डिराइव कर रहे हैं कि आगे हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी बस, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि जब हम ये इक्वेशन स्टडी कर लेंगे ना, डिराइव कर लेंगे, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि जो इंड्यूस टॉर्क है ये वी थेवेनिन के स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, R2 पे भी डिपेंड कर रहा है। और ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो वी थेवेनिन की स्क्वायर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक दूसरी रीज़न ये है। और तीसरी रीज़न हमने इस बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी जब मैंने आपको इंडक्शन मोटर का बताया था कि दो टाइप्स होती हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर, ठीक है।
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है उसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आप बेशक रिवाइज कर लेना वो फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें मैंने बताया था कि जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होता है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस जो R2 होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, अभी आपको वो चीज़ समझ आएगी कि जब मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दूंगी तो इंड्यूस टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जब ग्राफ हम स्टडी करेंगे तो इंड्यूस टॉर्क इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि जब मोटर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे जब मोटर अपने स्टार्टिंग कंडीशंस में, तो वो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करके स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि स्टार्ट में जब आपने मोटर के साथ कोई लोड कनेक्ट किया होगा तो वो इतना आपके पास इंड्यूस टॉर्क उस टाइम पे जनरेट हो रहा होगा, या इंड्यूस हो रहा होगा कि वो उस इंडक्शन मोटर उस लोड को ड्राइव कर सके। तो ये R2 स्टार्टिंग की कंडीशंस में R2 को आप इंक्रीज कर लें ताकि इंडक्शन मोटर उस लोड को ड्राइव कर सके। ठीक है, और फिर जब मोटर अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में आएगी तो उसके लिए बेशक आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जो आपने R2 लगाई है वो रिमूव कर दें और आपकी मोटर नियर सिंक्रोनस स्पीड ऑपरेट करेगी। तो हम ये देख रहे थे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा के हमने एस मैक्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, एस मैक्स का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम स्लिप है, एस मैक्स का मतलब ये है कि ये इस स्लिप के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टॉर्क आ रहा होगा वो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो ये एस मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास टॉर्क मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 p थेवेनिन स्क्वायर R2 ओवर S हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 ओवर दिस थिंग। तो ये हमारे पास R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, ओमेगा सिंक्रोनस, और आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 ओमेगा सिंक्रोनस R थेवेनिन एंड दिस टर्म। अब ये इक्वेशंस हमने डिराइव कर ली हैं, लेकिन ये इक्वेशंस आपको पेपर में गिवन होंगी। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो अब हम पहले इंड्यूस टॉर्क के ग्राफ्स देख लेते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2। वी थेवेनिन फिक्स्ड है, ठीक है, और हम R2 को वेरी कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि टॉर्क इंड्यूस्ड और R2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू R2 की क्या है, -25% I2, और मैक्सिमम क्या है +50% R2। तो मतलब ये ग्रीन कर्व जो है वो कोरोस्पोंडिंग टू लोएस्ट वैल्यू ऑफ R2 है, एंड ब्लू वाला जो है इट इज कोरोस्पोंडिंग टू सॉरी -50% R2 लोएस्ट वैल्यू है R2 की, और +50% R2 ये जो ब्लू लाइन शो कर रही है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब देखें R2 की वैल्यू जितनी लो होगी उतनी ही टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू लो होगी। तो यहाँ पे देखें कि इन सब ग्राफ्स में से, क्योंकि येलो वाला ग्राफ जो है उसकी रेजिस्टेंस सबसे लो थी तो उसकी टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, जबकि जो ब्लू लाइन है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ R2 के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ है हमारे पास। तो उसमें टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ है। दूसरी चीज़ इसमें क्या आपने देखनी है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ वी थेवेनिन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि हमने इसमें वी थेवेनिन कांस्टेंट रखी हुई है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ R2, तो हमारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी वैल्यू सब में सेम आ रही है। ठीक है, एक अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि R2 चेंज करने से S मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि इस पॉइंट पे जब इंडक्शन मोटर की स्पीड इज नियर द सिंक्रोनस स्पीड तो इसकी स्लिप बहुत लो होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0। और यहाँ पे जब इंडक्शन मोटर के जो रोटर है लॉक्ड कंडीशन में है, मतलब NM 0 है, तो इस पॉइंट पे स्लिप मैक्सिमम होती है, मतलब 1 होती है। तो अब देखें जैसे जैसे आप R2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या करेगी, इंक्रीज।
इट मीन्स कि जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग स्लिप मतलब s इज इक्वल टू 1 की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और जब R2 आपका कम होगा तो S मैक्स की वैल्यू स्मॉल होगी, तो वो टूवर्ड्स ग्राफ जो है आपका टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अभी देखते हैं कि जो हमारा येलो वाला ग्राफ है जिसमें रेजिस्टेंस हमारी सबसे कम है, तो उस केस में हमारे पास जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है, टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ये वाला जो रीजन होता है इंडक्शन मोटर का, ये लो स्लिप रीजन होता है, ये मॉडरेट स्लिप रीजन होता है, और ये हाई स्लिप रीजन होता है। ठीक है, तो ब्लू के केस में जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 है तो आपके पास S मैक्सिमम है, तो वो आपका ग्राफ जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्लिप रीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड, ये वही वाले ग्राफ हैं, ठीक है, बने हुए जो हमने यहाँ पे देखा है, ये एग्जैक्टली वही सेम ग्राफ हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 के लिए प्लॉट हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड टॉर्क की इक्वेशन में जो हमने निकाली है टॉर्क इंड्यूस्ड और टॉर्क मैक्स, उसके हम ग्राफ्स देख रहे हैं कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो वी थेवेनिन है उससे किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं वी थेवेनिन उन ग्राफ्स को। तो वी थेवेनिन देखें, ये जो वी पी फेज है ना, ठीक है, ये वी फेज है, वी फेज से आप वी थेवेनिन का रिलेशनशिप अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, वो हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको दोबारा से देख लेंगे। तो इसमें देखें 600 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी थेवेनिन है, तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ग्रीन वाला ग्राफ आ रहा है तो उसमें हमारे पास टॉर्क इंड्यूस्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर ये वाला ग्राफ जो है रेड वाला, उसमें क्या है, हमारे पास वीपी जो वी फेज है वो 300 वोल्ट है। ठीक है, तो जो 300 वोल्ट है उसकी फिर टॉर्क इंड्यूस सबसे लो है, और एस मैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, वी थेवेनिन का कोई इफेक्ट नहीं होता एस मैक्स पे। ठीक है, इसलिए इनकी जो मैक्सिमम आ रही है वो सेम वैल्यू ऑफ स्लिप पे आ रही है, और मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी थेवेनिन के स्क्वायर से। तो जैसे जैसे वी थेवेनिन ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और टॉर्क इंड्यूस्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? मैम नहीं है, आप आगे करा दें। ओके, ये एग्जाम्पल 6-4 हम करते हैं जिसमें हमें बताया हुआ है कि एक इंडक्शन मोटर है जिसके 2 पोल्स हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपने स्टेटर की वाइंडिंग्स को 3 फेज एसी वोल्टेज सप्लाई की है उस वोल्टेज की एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और ये सप्लाई करी है कितनी पावर, 15 किलोवाट्स। ठीक है, एक लोड को, और किस स्पीड पे जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड है 2950 आरपीएम्स। नंबर ऑफ पोल्स हैं 2, एफ ई है 50 हर्ट्ज, और ये एक लोड को सप्लाई कर रहा है, जो लोड पी लोड है वो हमारे पास है 15 किलोवाट्स, और जो एन एम है स्पीड ऑफ रोटर वो है 2950 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब उन्होंने हमारे से पूछा है कि मोटर की स्लिप क्या है, इंड्यूस्ड टॉर्क क्या है, जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी इंड्यूस्ड टॉर्क की वो हम यूज करेंगे टू फाइंड द इंड्यूस्ड टॉर्क। ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर क्या होगी अगर उसका टॉर्क हम डबल कर दें, और हाउ मच पावर विल बी सप्लाइड बाय द मोटर व्हेन द टॉर्क इज डबल्ड। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि मोटर की स्लिप क्या है।
ये पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे या आप सब खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये हमने पहले भी इस तरह का न्यूमेरिकल में। कोई बताएगा किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे मोटर की स्लिप? मोटर की स्लिप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एन एम हमें पता है, हमें एन सिंक्रोनस फाइंड आउट करना है। एन सिंक्रोनस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आइमा बताएं। मैम हमें एफ ई पता हुए तो हम लोग एन इंटू एफ ई ओवर 120 120 इंटू एन एस होता है, वो पोल्स करते हैं मैम, वो फार्मूला था हाँ, उससे। 120 FE बाई P। यस मैम। आप लोग क्या किया करें, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं साथ साथ एक पेज लेके जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं साथ लिख लिया करें एक पेज पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने क्लास में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो आप वो शीट देख लें, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हो और आप वो फॉर्मूला यूज करते हुए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलें अब मुझे बताएं कि मोटर की क्या स्लिप आ रही है। आपको मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, सब सॉल्व करें मोटर की स्लिप को की वैल्यू मुझे बताएं, फिर मैं आपको खुद सॉल्व कराऊंगी। मैम 1.65%। जी गुड, बाकियों का भी आंसर आ गया, सॉल्व करें। यहाँ पे देखें कि ये मोटर की स्लिप इन्होंने किस तरह से फाइंड आउट की है, एन सिंक्रोनस माइनस एन एम ओवर एन सिंक्रोनस। एन एम आपको गिवन है 2950 आरपीएम और एन सिंक्रोनस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 120 FE बाई P। FE आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो एन सिंक्रोनस आप फाइंड आउट कर सकते हैं 120 FE बाय P से। ठीक है, तो ये आपके पास एन सिंक्रोनस आ जाता है 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। सबने ऐसे ही सॉल्व किए? यस मैम। ओके, दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा कि इंड्यूस टॉर्क क्या है ऑफ द मोटर अंडर दीज कंडीशंस। तो इंड्यूस, क्योंकि इन्होंने हमें ये वाले लॉसेस नहीं बताए हुए, पी फ्रिक्शन एंड विंडेज और स्ट्रे लॉसेस नहीं बताए हुए, तो इस वजह से हम पी कन्वर्टेड को पी लोड ले सकते हैं। ठीक है, तो पी कन्वर्टेड हमें पता है टॉर्क इंड्यूस्ड ओमेगा एम होता है, तो यहाँ से हम इंड्यूस टॉर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम से। पी कन्वर्टेड हमारे पास क्या है, जो पी लोड है और वो हमें गिवन है 15 किलोवाट्स। 15 किलोवाट्स ओवर ओमेगा एम क्या है, 2950 रेवोल्यूशंस पर मिनट को आपको पता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मिड में भी रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखें कि रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और देखें कन्वर्ट कैसे करते हैं कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन है, ठीक है, और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, 60 ओवर 2 पाई। ठीक है, ये 60 ओवर 2 पाई नहीं होता, ये 2 पाई ओवर 60 होता है। To convert revolution per minute into radian per second, you have to multiply revolution per minute's value जो भी है into 2 pi over 60। तो यहाँ से आपके पास टॉर्क इंड्यूस्ड आ गया 48.6 न्यूटन मीटर्स। इसमें किसी को कोई मसला है?
पूछा है कि व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर इफ इट्स टॉर्क इज डबल्ड। टॉर्क जब डबल होगा तो उससे हमें क्या पता चलेगा। अभी जो हमने इक्वेशंस डिराइव की हैं और इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए हैं, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि टॉर्क और स्लिप आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अगर हम टॉर्क को डबल कर दें तो हमारे पास स्लिप भी डबल हो जाएगी, और जब हमारे पास स्लिप डबल हो जाएगी तो हमें पता है रिलेशनशिप ऑफ स्लिप विद द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर रोटर। तो वहाँ से हम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर, ये जो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर है इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द रोटर, ठीक है, NM। जब भी आपसे पूछा होगा कि ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर बताएं, तो क्योंकि इंडक्शन मोटर में एक रोटर होता है जो रोटेट कर रहा होता है, तो आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी होगी, NM। तो ये देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। कि इसने कहा है कि ऑपरेटिंग स्पीड क्या होगी मोटर की जब उसका टॉर्क डबल हो जाए। हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में जो इंडक्शन मोटर होती है वो, मैंने आपको कल भी बताया था जब हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो इंडक्शन मोटर होती है वो लो स्लिप रीजन में ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि हम टॉर्क को डबल करें, ठीक है, तो हम इस लीनियर रीजन में होने का क्या मतलब है टॉर्क डबल होने का, कि जब हमने टॉर्क को डबल किया तो हमारे पास स्लिप भी डबल हो गई। क्यों स्लिप डबल हुई टॉर्क के डबल होने से? क्योंकि टॉर्क इंक्रीज होने का हम यूं मूव कर रहे हैं, ठीक है, कि इनिशियली हम कह रहे हैं मोटर सिंक्रोनस स्पीड से ऑपरेट कर रही है, और फिर हमने जब उस पर लोड इंक्रीज किया तो उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई। ठीक है, तो हमारा ग्राफ यूं जा रहा है कि हम इस लो स्लिप रीजन में, तो अब आपने जब टॉर्क इंक्रीज किया इस पॉइंट से, जब आप इस पॉइंट पे आए तो आपने ये देखा कि आपकी जो मोटर की स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जब मोटर की स्पीड कम होगी तो स्लिप इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्लिप का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, स्लिप होता है एन सिंक्रोनस माइनस NM ओवर एन सिंक्रोनस। एन सिंक्रोनस तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि वो FE पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर हमारी स्लिप किस चीज़ से वेरी हो रही है, NM से। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा टॉर्क डबल हो रहा है तो इट मीन्स कि NM हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब NM हमारा डिक्रीज हो रहा है, देखें इस रीजन में हमारे जब टॉर्क डबल हो रहा है तो हमारा NM डिक्रीज हो रहा है। जब NM डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास स्लिप इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि हमारे पास ये लीनियर रीजन है तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास टॉर्क डबल हो रहा है तो हमारे पास स्लिप भी डबल हो रही है। तो पिछली पार्ट ए में हमने फाइंड आउट किया था कि स्लिप है 1.67, और जब स्लिप 1.67 थी तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रोटर की स्पीड थी दैट वाज 2950 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इस पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि जो टॉर्क इंड्यूस्ड है वो डबल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 48.6 था, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारे पास 97.2 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, तो 97.2 न्यूटन मीटर्स की करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्लिप जो है वो डबल हो गई। 1.67 का डबल करें तो हमारे पास 3.33 आ जाता है। और स्लिप को यूज़ करते हुए हमने NM फाइंड आउट कर ली। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास स्लिप 1.67% थी तो मोटर रोटेट करी थी विद द स्पीड ऑफ 2950 RPM। तो जब हमने टॉर्क को डबल किया तो हमारी NM डिक्रीज हुई 2950 से 2900 रेवोल्यूशंस पर मिनट हो गई। तो जब हमने टॉर्क को डबल किया तो हमारे पास जो रोटर है वो स्लो डाउन हो गया, और उसकी जो न्यू स्पीड है दैट इज 2900 रेवोल्यूशन पर मिनट।
अब जो पार्ट डी है उसमें उन्होंने कहा है कि हाउ मच पावर विल बी सप्लाइड बाय द मोटर व्हेन द टॉर्क इज डबल्ड। पिछली पार्ट में हमने कहा देखा था कि जब टॉर्क डबल होता है तो मोटर की न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन क्या है। अब उन्होंने कहा है कि अगर टॉर्क डबल हो जाए तो मोटर कितनी पावर सप्लाई करी है इस लोड को। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं P कन्वर्टेड टॉर्क इंड्यूस्ड ओमेगा m से। टॉर्क इंड्यूस्ड जब टॉर्क डबल है तो दैट इज 97.2 न्यूटन मीटर, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमने nm फाइंड आउट किया था वो है 2900 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और उसको हमने रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया 2π/60 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास P कन्वर्टेड 29.5 किलोवाट्स है, जो कि हम जब टॉर्क डबल हो गया इंडक्शन मोटर का तो इतनी पावर 29.5 किलोवाट्स पावर हम अपने लोड को सप्लाई करें। ठीक है, ये वाली एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई करें और हम इसे कल कर लेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली करना क्या है कि आपको 460 वोल्ट्स दी हुई है। ठीक है, 460 वोल्ट्स आपको फेज वोल्टेज दी हुई है, 25 हॉर्स पावर है। ठीक है, इस मोटर की रेटिंग है, FE 60 हर्ट्स है, नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, वाई कनेक्टेड है, और इसमें आपको वैल्यूज बताई हुई हैं R1, R2, X1, X2, XM की। इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की कंपोनेंट्स की वैल्यूज बताई हुई हैं, और इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या है। तो आज हमने जो डिराइव किया था टॉर्क मैक्स का एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन हम यूज़ करके मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे, और किस स्पीड और स्लिप पे है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी स्लिप, एस मैक्स होगी, और जब आपको पता है एस मैक्स आपको पता चल जाए, ओमेगा सिंक्रोनस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एन एम आप फाइंड आउट कर लेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मैम मोटर क्या है जी, जी पूछें। मैम V5 कैसे आता होता है? V5 जी मैम। ये आपको गिवन है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है V लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं ये लाइन वोल्टेजेस होती हैं, तो आपको ये भी बताया हुआ है कि वाई कनेक्टेड है। ठीक है, तो वाई कनेक्टेड में आपको पता है कि V लाइन क्या होता है, √3 V फेज। तो V थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले V5 पता होना चाहिए। V5 आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, V लाइन आपको गिवन है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास V5 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो ये डेल्टा कनेक्टेड होती ना तो ये 460 जो थी वो V लाइन और V5 दोनों होती, लेकिन क्योंकि ये V लाइन है, क्वेश्चन में आपको V लाइन दी हुई होगी, तो फिर आप ये इससे V5 फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी अटेंडेंस नहीं ली, ठीक है, ये मैं आपको बस बता के इसके बाद अटेंडेंस लूंगी, फिर आप लीव कर देना। व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा होता है, ये वाला। और आपको पता है स्टार्टिंग टॉर्क पे nm क्या होता है, 0। तो जब nm 0 होता है तो स्लिप क्या होती है, 1। तो इसका मतलब है जब आपने स्टार्टिंग टॉर्क फाइंड आउट करना होगा तो आपने स्लिप को क्या रखना होगा, 1। आप 1 रखेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। और अब इन्होंने कहा है कि रोटर रेजिस्टेंस जब डबल होगी तो क्या स्पीड होगी जिस पे मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा। आपको पता है कि मैक्सिमम टॉर्क किस की करस्पॉन्डिंग आता है, एस मैक्स जो है वो हमें मैक्सिमम टॉर्क देता है, और एस मैक्स जो है वो रोटर की रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रोटर की रेजिस्टेंस को डबल करके एस मैक्स फाइंड आउट कर लें,
और उस पे आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं और न्यू स्टार्टिंग टॉर्क फाइंड आउट कर लें आप एस को 1 पुट करके। ये आप लोग खुद ट्राई करना है, ये हम कल वाले लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। इस कोर्स में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सॉल्व होंगे। कल इस चैप्टर का हम आखिरी लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ क्विज की भी तैयारी रखें। मैम क्विज का पावर लॉसेस से आगे जितना अभी तक पढ़ा है वही होगा ना? इस चैप्टर से मैं 2 क्विज ले लेती हूँ। हाँ मैम, हाफ हाफ कर लें, वो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि फर्स्ट क्विज जो होगा इस चैप्टर का वो कहाँ तक होगा और उससे अगला कहाँ तक होगा। ठीक है ठीक हो गया मैम। मैम जी। मैम मेरी एक बार अटेंडेंस चेक कर रही हूँ, जब आपने बोला मैं अटेंडेंस लेने लगी उसी टाइम मेरा लैपटॉप बंद हो गया। कौन सा है फिर से आपका? ज्वाइन अच्छा, आप मुझे ऐसे 17। करें, अभी तो मुश्किल है, आप ना मुझे टीम्स पे मैसेज कर दें चैट में, ठीक है। तो मैं देख लूंगी। और अब मुझे एक चीज नहीं समझ आती, आप लोग मुझे बताएं कि मैं न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व कराऊं आप लोगों से, क्योंकि अब मैं तो आप लोगों को कहती हूँ कि सॉल्व करें, लेकिन आई डोंट नो आप लोग सब खुद से सॉल्व करते हैं कि नहीं। तो अब मैं कितना किया करूं कि आप लोग सब सॉल्व कर लें, तो आप मैम क्योंकि क्लास में वीकेंड तो दे मुझे दिया नजर करें। आ रहा होता है ना मैम कि वीकेंड को क्लास में ऐड कौन कर सा दिया है करें। कि नहीं। वीकेंड पे क्या किया करो? मैम सैटरडे संडे तक हमें टाइम दे दिया करें। अच्छा, और क्लास में बस ऐसे ही बता दिया करूं कि ये वाला पार्ट इस तरह से सॉल्व होगा? नहीं मैम, वो आप पेन से कर लें तो मैम वो ज़्यादा होगा, हाँ, हाइलाइटर या वो पेन। मैं पेन से ही करना था, लेकिन आज मैंने अपने लैपटॉप से किया है तो कोई मसला आया है। मैं इसको अभी चेक कर लेती हूँ दोबारा से। ठीक है, वैसे अभी लेक्चर ख़त्म हो गया है, जिसने लीव करना कर दे, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज के लेक्चर सबको समझ आ गया है? आज मैम के वो मैं लेक्चर में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अटेंडेंस लगवा दीजिएगा जरा। ठीक है, मुझे ना मैसेज कर दें। आज के लेक्चर में हमने देखा था कि जो इंड्यूस टॉर्क, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडक्शन मोटर के। ठीक है, वो हमने देखे थे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 एंड वी थेवेनिन। पहले हमने इक्वेशंस डिराइव की थी इंड्यूस टॉर्क और वी थेवेनिन। पहले हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से हमने इंड्यूस टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर एस मैक्स की इक्वेशन फाइंड आउट की, मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर डिफरेंट ग्राफ्स हमने देखे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 एंड वी थेवेनिन, और फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने इंडक्शन मोटर की स्पीड देखी और इंड्यूस टॉर्क का क्या इफेक्ट होता है स्लिप पे, और आउटपुट पावर देखी मोटर की फॉर डबल्ड टॉर्क। ठीक है, तो इसको आप देख लें। एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बता दूंगी, कल चैप्टर खत्म होगा। वीकेंड पे आप फिर क्विज की तैयारी कर लेना और फिर नेक्स्ट वीक किसी दिन में आपका क्विज ले लूंगी।
मैम एक ही क्विज होगा ना नेक्स्ट वीक फिर? 2 होंगे, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना, सिंक्रोनस जनरेटर, तो उससे पहले इस चैप्टर की क्विज कर लेते हैं, ताकि वो चैप्टर फिर आप साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि ये तो कुछ मिड से पहले हुआ है और कुछ मिड के बाद। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो रही है तो वो करने हम लग जाए। जी जाएं। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।